हेलो दोस्तों। तो अभी तक हमने इस कहानी में जाना कि सोनम के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया और दरवाजे पर मीरा खड़ी थी। ये मीरा आखिरकार है कौन, इसको हम इस पार्ट में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेयर वुल्फ पार्ट 5। विक्रम, कैसे हैं आप? मीरा ने पूछा। वैसा ही हूँ जैसा रनौल छोड़ते समय था, विक्रम ने चेहरे पर मुस्कुराहट देते हुए कहा। लेकिन उसकी आंखों में दर्द की परछाई साफ नजर आ रही थी। जॉर्ज भी अंदर है, आओ, सोनम ने स्थिति संभालते हुए कहा। मीरा विक्रम को भरी आंखों से देखते हुए अंदर चली आई। विक्रम ने उसे एक नजर देखा और घर के बाहर निकल गया। मीरा ने जॉर्ज की हालत देखी तो उसे रोना आ गया। उसे आया देख अभिमन्यु औपचारिक अभिवादन करके बाहर निकल गया। कैसे हैं आप? मीरा ने सिसकते हुए जॉर्ज से पूछा। हे डोंट क्राई, मेरी आंखों में देखो, जॉर्ज ने मीरा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। तुम संक्रांति के लिए देवी के मंदिर गई थी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो और 2 दिन वहां रुकने वाली थी ना? जॉर्ज ने पूछा। हमारा मन बेचैन हो रहा था, इसीलिए माँ के दर्शन करके हम रात को ही वापस आ गए। तुम्हें यहाँ नहीं आना था मीरा, तुम्हें नहीं पता यहाँ कितना खतरा है, जॉर्ज ने बेबस स्वर में कहा। हम जानते हैं, मंदिर में हमने लोगों की बातें सुनी थी उस शैतान के बारे में, इसीलिए हमने तुरंत रनौल संदेश भिजवा दिया ताकि कोई रक्षक सहायता के लिए आ जाए। जब तुम्हें पता था तो तुम यहाँ क्यों आई? उसने पूरण को मार दिया, जॉर्ज ने भावुक होकर कहा। विक्रम चट्टान पर बैठा उगते सूरज की तरफ देख रहा था। सोनम उसके पास आकर बैठ गई। तूने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहता? जब कहने का वक्त था तब तो मैं सब कुछ छोड़कर चला गया और कुछ कहने को बचा भी नहीं है, क्योंकि अब वो किसी और की ब्याहता है। तेरे राजगढ़ से जाने की वजह भी यही थी और आज वापस आने की भी है ना? एक वजह यही तो थी जिसकी वजह से मैं वहाँ था, वरना रक्षकों के बंटवारे और लालच से परेशान मैंने कब का राजगढ़ छोड़ दिया होता। पर मीरा के जाने के बाद वहाँ ठहरने की कोई वजह ही नहीं मिली। सोनम ने विक्रम के कंधे पर हाथ रख दिया। तभी पीछे से अभिमन्यु की आवाज आई। स्मिथ को होश आ गया है, उसे दर्द हो रहा है। चलो, सोनम ने खड़े होते हुए कहा। लेकिन तुम भी तो बाहर मत रहो, तुम्हारा भी शक मह रहा है। ठीक है, मैं कुछ देर में आता हूँ। सोनम हाँ में सिर हिलाकर अंदर चली गई। अभिमन्यु आकर विक्रम के पास बैठ गया। तुम्हारे साथियों के परिवार में कोई है क्या उनका? विक्रम ने पूछा। नहीं, वो लोग एक दूसरे के परिवार थे, इसीलिए वो ऐसे जोखिम भरे कामों के लिए तैयार हो जाते थे, अभिमन्यु ने सर्द लहजे से कहा। गांव वालों को साथ लेकर तुम्हारे साथियों के शव ले आते हैं, कहते हुए विक्रम उठने लगा। अभिमन्यु ने उसे रोक दिया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज बैठ जाओ। विक्रम बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। मैं अब तक इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन कल रात जो हुआ और तुम्हारी बातें सुनने के बाद अभिमन्यु को अपनी बात रखने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। उसने आंखें बंद करके सिर झटका और सीधा पूछा, कौन हो तुम? और कल रात जो कुछ भी हुआ वो क्या था? देखो, तुम इस सब में मत पड़ो, जो हुआ उसे भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। विक्रम की बात सुनकर उसका कंधा पकड़कर उसने अपनी तरफ घुमा दिया। कल उस वेयरवुल्फ ने मेरे साथियों को मार डाला और तुम कहते हो मैं भाग जाऊं? अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो ठीक है, पर मैं फिर भी उसे मारकर अपने साथियों का बदला लूंगा। बदला? इसी बदले के स्वभाव के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। बदला ही तो ले रहे हैं सभी, तुम उनसे और वो इंसानों से, विक्रम ने व्यंग्य से कहा। वो बदला ले रहे हैं? क्या मतलब? तुम्हारी कोई बात मेरी समझ नहीं आ रही है, प्लीज बताओ कौन है वो वेयरवुल्फ? विक्रम ने कहा। ठीक है, तो सुनो। विक्रम ने कहना शुरू किया। इंसानों के पहले से
सृष्टि में कई तरह की योनियां मौजूद हैं। वो आदम भेड़िया भी उन्हीं में से है। ये इंसानों से भी पहले से ही यहाँ है। इंसानों से पहले से? पर मैंने तो सुना था कि कोई भेड़िया जब किसी इंसान को काट लेता है तो वो वेयरवुल्फ बन जाता है, अभिमन्यु ने कहा। जितने मुंह उतनी बातें हैं, पर सच तो ये है कि सबके पास बस अपने अपने अनुमान हैं। सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता, और मैं भी तुम्हें वही बता रहा हूँ जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है। जो भी बताना सुनना है अंदर बैठ कर लो, उसका जख्म अभी ताज़ा है, सोनम ने पीछे से आते हुए कहा। हाँ ठीक है चलो, विक्रम ने कहा। तीनों अंदर चले गए। सभी अंदर एक साथ बैठे थे। स्मिथ कैसा है? अब अभिमन्यु ने पूछा। जख्म बहुत गहरा है, कंधे का मांस अलग हो गया है, जिंदा है यही बड़ी बात है, सोनम ने कहा। तो उसे शहर में किसी डॉक्टर के पास ले जाएं? अभिमन्यु ने पूछा। आसपास के क्षेत्र में सोनम से अच्छा कोई वैद्य नहीं है, मीरा ने कहा। तुम फिक्र मत करो, दोपहर तक उसे होश आ जाएगा, सोनम ने अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखकर कहा। तो तुम्हारे मुताबिक किसी भेड़िए के काटने से कोई वेयरवुल्फ नहीं बनता? अभिमन्यु ने दोबारा बात शुरू करने के इरादे से कहा, और जवाब के इंतजार में बेसब्री से विक्रम की तरफ देखने लगा। मैंने अपने बुजुर्गों से तो यही सुना है। तो फिर वो कहाँ से आया? इस बार जॉर्ज ने पूछा। बताता हूँ, विक्रम ने कहा, और अपने नाना की बताई कहानी को याद करके कहने लगा। इन आदम भेड़ियों का अस्तित्व कितना पुराना है यह तो ठीक से नहीं कहा जा सकता, पर इंसानों से इनका सामना कोई 200 साल पहले हुआ। लेकिन तब ये इंसानों के रक्त के प्यासे नहीं थे। घने जंगलों के बीच इंसानों से अलग इनका अपना साम्राज्य था। जंगलों और गिरी कंदराओं में यह समूह में रहा करते थे। तब ये अपने इस भयानक रूप से अलग कुछ कुछ इंसानों की तरह ही दिखते थे, लेकिन इनमें कुछ था जो अलग था। किसी सामान्य इंसान से कई गुना मजबूत शरीर, गजब की फुर्ती और तेज धारदार नाखून, और इनका शिकार का तरीका वो बिल्कुल भेड़ियों जैसा था। लेकिन सबसे बड़ी बात, विक्रम ने अपनी आवाज को रहस्यमय बनाते हुए कहा, उनकी शक्तियां, उनके पास कोई अजब सी शक्ति थी। सभी अपनी सांसों को रोके विक्रम की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वो शक्ति क्या थी? मीरा ने पूछा। विक्रम ने उसकी तरफ देखा, फिर सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं पता, वो तो अभी तक गुप्त है। लेकिन ऐसा मानते हैं कि ये इंसान से भेड़िए में बदल सकते हैं, और ये पूर्णिमा की रातों में अपनी शक्ति एकत्र करते हैं। लेकिन ये भेड़िए या वो इंसान फिर ऐसे कैसे हो गए? अभिमन्यु ने पूछा। विक्रम ने अभिमन्यु की तरफ देखकर व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, लालच और डर यही मूल कारण है और फसाद के। तो मतलब उन भेड़ियों की किसी लालच की वजह? अभिमन्यु की बात पूरी होने से पहले अर्जुन बोल पड़ा, नहीं, वो बेचारे तो जंगल में प्रकृति से प्राप्त संपदा से संतुष्ट थे। लालच तो इस इंसान नाम के जानवर के अंदर जागता है। जितना उनके पास है उससे ज्यादा पाने का और अपनी सीमाओं के विस्तार का। लेकिन उस बात का इन सब से क्या ताल्लुक है? अभिमन्यु ने पूछा। ताल्लुक ये है कि अपने राज्य की सीमा और अपने वैभव बढ़ाने की होड़ में इंसान ने सिर्फ दूसरे इंसान बल्कि जंगलों में रहने वाले जीवों के जीवन पर भी खतरा बनने लगा है। विक्रम की बातों से बाकी सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। खास तौर से अभिमन्यु सबसे ज्यादा बेचैन नजर आ रहा था। विक्रम ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहने लगा, पूर्णिमा और उसके पहले और बाद की 2 रातें वो लोग सिर्फ चांद की रोशनी से अपनी शक्ति ग्रहण करते हैं। ये उनके मिलन की भी रात होती है। चंद्रमा की पवित्र रोशनी जहां बाकी भेड़ियों के मन को बेचैन कर देती थी, ये अपने मन की कामनाओं के ज्वार में बहते हुए उन्मुक्त होकर अपने साथी के साथ, और जिनका कोई साथी नहीं या बालक थे,
चंद्रमा की किरणों में स्वयं को भूलकर किरणों का रसपान करते थे। ऐसे ही एक पूर्णिमा की रात उनमें से एक भेड़िया भटक कर जंगल से बाहर गांव के नजदीक आ गया। वो रात होलिका दहन की थी। सारा गांव मिलकर होलिका की पूजा कर रहा था। उसने दूर से धधकती हुई अग्नि को पहली बार देखा। आग की चमक उसे डरा भी रही थी और वही उसे अपनी तरफ आकर्षित भी कर रही थी। उसकी नज़र आग के चारों तरफ खड़े लोगों पर पड़ी, जो उसे अपनी तरह ही नजर आ रहे थे। कौतूहलवश वो उनके कुछ और नजदीक आ गया। तभी एक लड़की की नजर उस पर पड़ी। उसे देखकर वह चिल्ला उठी। उसकी चीख सुनकर सबकी निगाहें उस ओर घूम गईं। वहां 16-17 साल का लड़का बिल्कुल निर्वस्त्र खड़ा था। उसे इस तरह देखकर सभी महिलाओं ने नजर फेर ली और कुछ आदमी डंडे लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। कौन है तू बेशर्म? किसका लड़का है तू? कहाँ से आया? और गांव वालों ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। उस लड़के को उनकी बातें तो समझ नहीं आ रही थीं, पर वो इतना समझ गया था कि सामने खड़े लोग उससे गुस्सा हैं और वो आक्रामक हो सकता है। लगता है पागल है कोई। ओए चल भाग यहाँ से, कहते हुए एक पहलवान जैसे आदमी ने लठ से उसकी टांग पर मार दिया। वो लड़का पहले ही सहमा हुआ था। उस आदमी के मारने से लड़के ने हड़बड़ाहट में उस पहलवान पर एक वार कर दिया। पहली बार गांव वालों की नज़र उसके तेज नाखूनों पर पड़ी। उसका बार उस पहलवान की गर्दन पर पड़ा और वो वहीं ढेर हो गया। 16-17 साल के लड़के में ऐसी ताकत और उसके तेज पंजों को देखकर गांव वाले सकते में आ गए। वो डर कर कुछ कदम पीछे हट गए, लेकिन कुछ नौजवान ने उसे घेरने की कोशिश की, पर बड़ी फुर्ती से लंबी छलांगे लगाता हुआ वह वहां से भागने लगा और जंगल में घुस गया। कुछ लोगों ने उसका पीछा किया। वो कहते थे कि उन्होंने उसे भेड़िए में परिवर्तित होते भी देखा। उसके बाद क्या हुआ? अभिमन्यु ने पूछा। सभी गांव वालों में ये बात फैल गई कि इस तरह के आदम भेड़िए आसपास मौजूद हैं। उड़ते हुए ये खबर वहां के राजा के कानों में पहुंच गई और फिर शुरू हुई कभी ना खत्म होने वाली जंग। विक्रम ने सांस छोड़ते हुए कहा। आखिर क्या मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए बने रहिए राजकुमार के साथ। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिले।